कहते हैं कि इंसान जब रिश्तों की मर्यादाओं का कद्र करना छोड़ देता है, भूल जाता है, उससे भूल कर आगे निकल जाता है, तो फिर वो किसी भी क्राइम को करने से गुरेज नहीं करता और वो एक दिन इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड कर देता है, इतना बड़ा कांड कर देता है कि जो भी सुनता है अपने पैरों के नीचे से उसके ज़मीन खिसक जाती है और लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। क्राइम की आज की जो हमारी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कहानी है गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा, और इसी खेड़ा ज़िले का एक थाना आता है डकौर थाना। डकौर थाने में आज से करीब 10 दिन पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विजय भाई शर्मा। वो थाने में पहुंचते हैं और उस वक्त वो एसएचओ साहब जो मौजूद होते हैं उनसे कहते हैं कि मेरे पिताजी 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं, उनका कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। उनकी उम्र 75 साल की है, उनका नाम जगदीश शर्मा है, उनकी उम्र 75 साल है। 3 दिन पहले वो कहीं गए थे, तब से आज तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं मालूम चला। पुलिस फ़ोटो मांगती है, तस्वीर मांगती है उनकी, और उस तस्वीर के आधार पर लोकल खबरी नेटवर्क जो होता है पुलिस का, वहाँ पर उस तस्वीर को सर्कुलेट किया जाता है और एक एक खबरी पुलिस के इस काम में जगदीश भाई शर्मा जिनकी उम्र 75 साल की थी उनकी तलाश के लिए लग जाते हैं। लेकिन एक दिन बीतता है, दूसरा दिन भी बीतने वाला होता है, तभी वो व्यक्ति जो पहले थाने में तहरीर देने गया था जिसका नाम था विजय भाई शर्मा, वो वापस थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब मुझे अपने छोटे भाई की पत्नी पर थोड़ा सा शक है, अगर उससे थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ किया जाए तो शायद मेरे पिताजी का पता चल सकता है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, कहाँ पर उन्हें छिपा कर रखा गया है या फिर वो किस हालात में है। पुलिस भी क्या ना करती, छोटे भाई की पत्नी को बुलाती है पूछताछ के लिए और शक के बिना पर उनसे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो वो थोड़ा सा डरती है, बयान बदलती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, लेकिन जब उसका बयान मैच नहीं करता है तो पुलिस वाले भी उसके बयान से उसे पकड़ लेते हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो ये अपने ससुर के बारे में ज़रूर जानती होगी। उसके बाद जब पुलिस थोड़ा सा और सख्ती दिखाती है तो पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट जाती है और उसके सामने जो राज निकल कर सामने आता है लोगों के सामने, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो पुलिस से कहती है, पुलिस जो एसएचओ होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनसे पूछताछ में छोटे भाई की पत्नी कहती है, उसकी उम्र दरअसल 35 से 36 साल की है, वो कहती है कि उसे अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते बनाने में, संबंध बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इसी क्रम में वो अलग अलग लोगों के साथ उसका संबंध था। तभी एक दिन ये बात उसके ससुर को मालूम चलती है, जो कि वही 75 साल के हैं जिनका नाम मैंने बताया आपको, जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा ये सब कुछ देखते हैं तो एक दिन बुलाते हैं उसे, पूछते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मेरे छोटे वाले बेटे को तुम धोखा क्यों दे रही हो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, वगैरह वगैरह तमाम ज्ञान की बातें वो बताते हैं। वो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके ससुर उसके पति से ये सब कुछ बता देंगे तो उसका जो शादीशुदा जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो वो माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका ससुर जो जगदीश शर्मा उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे पति से, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो महिला कहती है कि क्या काम करना होगा? तो ससुर कहता है कि जो तुम औरों के साथ करती हो वो तुम मेरे साथ करो। वो सुनकर थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन वो मरती क्या ना करती, वो करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो भी अपना एक शर्त रखती है। वो कहती है कि मैं आपके साथ सब कुछ करूँगी तो, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए करती हूँ। ससुर भी मान जाता है, वो भी उसे पैसे देता है और उसके साथ संबंध बनाता है। ये सिलसिला करीब 1 से 1.5 साल तक यूं ही बदस्तूर चलता है। खानाफूसी होती है लोगों के बीच में। दरअसल ये सब कुछ घर पे अगर मौका मिला तो घर पे होता है, नहीं तो उनका एक थोड़ी दूर पर एक चोल वाला घर था, उस चोल वाले घर पर जाते थे ससुर और बहू, दोनों वहीं पर संबंध बनाते और वहीं से बारी बारी निकलते। पैसा का जो लेना देना था वहीं पर सब कुछ होता था। तो महिला थोड़ी सी एक तरह से अगर कहा जाए अलग अलग पुरुषों से वो बात करना उसे अच्छा लगता था। तो फेसबुक पर एक्टिव थी वो महिला, फेसबुक चलाती थी, फेसबुक पर रोज़ाना अपडेट रहती थी।
एक दिन फेसबुक के मैसेंजर में गई तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति है, उसे हाय लिखकर भेज रहा है। वो भी रिप्लाई करती है, उसे हाय लिखकर भेजती है। आसपास जब बातचीत होती है उसका मैसेंजर पर और भी आगे, तो मालूम चलता है कि वो व्यक्ति भी आसपास का ही रहने वाला है। तो उनके साथ भी वही शुरू होता सिलसिला, मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद उनके बीच में भी संबंध बनता है, और ये जो अवैध संबंध की जो ये वाली शुरुआत होती है उस व्यक्ति के साथ, तो उसे अपने ससुर के साथ थोड़ा सा मज़ा कम आने लगता है। अब होता ये है कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुमको मैं विदेश लेकर चलूँ, वहाँ पर तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटेगी। तुम और मैं बहुत ही आराम से वहाँ पर रहेंगे, मज़े करेंगे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। खुश हो जाती है वो महिला। वो महिला कहती है कि ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए मुझे? वो कहता है इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और ये 2 लाख रुपए अगर तुमने इंतज़ाम कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया और तुम विदेश चली जाओगी और अपने इस गरीबी वाली ज़िंदगी से, अपने इस पति से, ससुर से और आसपास जितने लोग हैं सबसे तुमको मुक्ति मिल जाएगा। मैं रहूँगा, तुम रहोगी, बाकी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। वो महिला खुश हो जाती है, वो इंतज़ाम करने में लग जाती है 2 लाख रुपए का। सोचती है कि कहाँ से मैं 2 लाख रुपए लाऊं और इस व्यक्ति की बात मानकर इसके साथ मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं। दरअसल उस महिला को 2 लाख रुपए के इंतज़ाम करने का कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा था। तो उसने अपने एक बार ससुर को उसी चोल वाले घर में ले गई और वहाँ पर ले जाकर उसने कहा कि अपने ससुर से कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ और ऐसे ऐसे। तो पहले तो ससुर ने उसके पूछा कि भाई तुम्हें अचानक विदेश जाने का जो है भूत कैसे सवार हो गया, आखिर किसने तुमको ऐसा कहा कि तुमको विदेश ले जाएगा? बताने से वो इनकार करती है। वो कहती है कि पूरी बात जानकर आप क्या करेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है, 2 लाख रुपयों की, और ये पैसा मैं वापस कर दूंगी। उसके ससुर का माथा ठनकता है। वो पता लगाने में जुट जाता है कि भाई आखिर ये सब चक्कर शुरू कैसे हुआ। अगर ऐसा हो जाता है, ये विदेश चली जाएगी तो 2 घाटा होगा। पहला बदनामी, और दूसरा जो उसके साथ नाजायज़ रिश्ता था वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ये सब होने के बाद उसका ससुर उसे उसी चोल वाले घर में वापस बुलाता है और कहता है कि आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो महिला भी पहुंचती है। उसे लगता है कि आज शायद 2 लाख रुपयों का इंतज़ाम हो जाए। ससुर जब अपनी बहू से पूछता है कि मैंने पता किया है तुम्हारा किसी और के साथ इसी तरह से संबंध है जैसे तुम मेरे साथ करती हो, वही तुमको ये ऐसे सपने दिखा रहा है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, अगर तुम चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? ये बात सुनकर बहू काफ़ी नाराज़ हो जाती है। और पहले तो जब ससुर उसका संबंध बनाने के लिए कहता है तो इन दोनों के बीच में उस दिन संबंध बनता है। संबंध बनने के बाद जब सब कुछ खत्म होता है तो उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला। सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया, उसके बाद पेट पर और सीने पर वार करके उससे जान से मार दिया। ये सब कुछ करने के बाद बाहर निकली, ताला लगाकर उस चोल वाले घर का। वो वापस अपने घर में आ गई और आराम से अपने घर में रहने लगी। यहाँ तक कि 2-3 दिन लगातार जब खोजबीन चल रही थी तो भी अपने परिवार के और बाकी सदस्यों के साथ वो भी खोजबीन कर रही थी। उसे भी बहुत चिंता हो रही थी अपने ससुर की, रो रही थी उनके लिए। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ, राजस्थान में भी हर जगह आसपास के ज़िलों में खोजा गया जहाँ पर उनके रिश्तेदार रहा करते थे। जिसने भी ये कहानी सुना वो हैरान रह गया। छोटा वाला भाई जो उनका था, छोटा वाला बेटा जिनकी बहू थी, वो जिनकी पत्नी थी, वो ये सब सुना तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया कि एक बाप अपनी ही बहू के साथ, अपने बेटे की पत्नी के साथ अगर इस तरह से काम करता है। वो महिला कितनी ज़्यादा, उसकी सोच आप कह सकते हैं कैसी सोच उसकी रही होगी। फ़िलहाल उस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इस घटना में उसने बताया कि मैंने अकेले ही सब कुछ किया है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ नहीं था। फिर भी पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है जिसने 2 लाख रुपयों का लालच दिया था, और साथ ही जितने भी लोग इसके साथ रिलेशन में थे उन सब से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। तो अभी जब पोस्टमार्टम हुआ उस व्यक्ति का, लाश जहाँ पे पुलिस रिकवर करने पहुँची तो देखा कि लाश जिस अवस्था में थी उसके शरीर पर कपड़े का एक धागा नहीं था। मतलब पूरी तरह से जो शव था वो नग्न अवस्था में था, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, सीने में और पेट में बहुत बार चाकू से वार किया गया था। फिलहाल जो है इस महिला की तस्वीर आप देखिए, यही वो महिला थी
अभी ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना, भयभीत करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप भी इस तरह की गतिविधियाँ देखते हैं तो कम से कम उन्हें सचेत कर दें, और अगर उन्हें आप सचेत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो कम से कम आप भी या तो बंद कर दें या फिर संभल जाएं, नहीं तो उसका अंजाम वाकई में कुछ ऐसा ही होता है। तो इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए देव का पंच। कल मिलते हैं किसी और एक नई कहानी में। नमस्कार।